नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हमारे साथ मौजूद हैं पीरपैंती के विधायक माननीय ललन कुमार जी। ललन जी, सबसे पहले तो आपको जेडीयू-आरसीसी में जो मनोनीत किया गया है सर, रेलवे की जो समस्याएं हैं खास करके पीरपैंती के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अब उम्मीदें बनी हैं एक बार कि चूंकि इतना बड़ा जो है पद आपको दिया गया है, यहाँ की जनता की जो अपेक्षाएं हैं रेलवे को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको भी ज्ञात है इस बारे में। ब्रह्मपुत्र मेल का ठहराव हो, जैसे बाकी ट्रेनें जो भी एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं रुकती है, ये सब भी चीज़ें और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो आसान भाषा में ये बताएं कि ये जो मनोनयन किया गया है वो किस तरीके का पद है और इसकी कितनी जिम्मेदारियां हैं। देखिए सोनू जी, सबसे पहले तो हम आपके चैनल की तरफ से अपने बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी और अपने पार्टी के तमाम अभिभावक वरिष्ठ नेतागण का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे उन्होंने दी है, हम पर भरोसा जताया है। हमको माननीय अध्यक्ष जी ने बिहार विधानसभा को ईस्टर्न रेलवे का जो ईस्टर्न जोन है वहाँ हमको जोनल कमेटी में रिप्रेजेंट करने का मौका प्राप्त किया है। 4 मंडल उसमें आते हैं। हमारा अपना जो गृह मंडल है मालदा, सियालदा, हावड़ा, आसनसोल ईस्टर्न जोन में आते हैं। अब ये जो जेडीयू-आरसीसी है, जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी है, ठीक है। इस कमेटी में इसकी काम को समझिए, काम बड़ा है। आप चूँकि हम लोग पीरपैंती में हैं, पीरपैंती के लोगों, पीरपैंती के जनता मालिक की कृपा से हम विधायक हैं, विधानसभा में गए, हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो पीरपैंती भागलपुर के लोगों का अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जिम्मेवारी सिर्फ पीरपैंती भागलपुर के लिए नहीं है। अब बिहार विधानसभा के संज्ञान में ईस्टर्न रेलवे जोन से जो भी बातें आएंगी, जो समस्या आएंगी, उनसे जुड़ा हुआ कोई भी मामला आएगा, बात आएगा, तो उसको हमको वहाँ जाकर रखना है, एडवोकेसी करना है, उसका समाधान निकाला है। वहाँ के अधिकारी कर्मचारी से तालमेल बिठा करके, बाकी सब चीज़ों से देख करके हमको वहाँ पर उनकी एडवोकेसी करनी, इस क्षेत्र की एडवोकेसी करनी, वो हमको करेंगे। तो हम आपके चैनल से हम विश्वास दिलाते हैं अपने माननीय गण को कि आपने जो हम पर उम्मीद जताया है, हम पूरी कोशिश करें उस पर खरे उतरने की। चलिए सर, अब लेकिन चलते चलते हम लोग जो है थोड़ा सा, लेकिन पीरपैंती की हमारे ऊपर विशेष जिम्मेवारी है, हक भी बनता है। और हमारा वो इस ईस्टर्न रेलवे जोन में जो हमारा मालदा डिवीज़न है, तो मेरा होम डिवीज़न है, हम उसके जो डिविजनल कमेटी जो है जेडीयू-आरसीसी का, उसमें हम पदेन सदस्य हैं। तो हम मालदा में भी बैठेंगे, डिवीज़न कमेटी में बैठेंगे हम वहाँ पर। तो हमको बहुत सारे अधिकारियों ने वहाँ से बधाई भी दिया, संदेश भी दिया है। चलिए एक ये भी है कि सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब पीरपैंती क्षेत्र, अब चूंकि आप विधायक हैं यहाँ के, तो आपको प्रशासनिक कार्यों के लिए अभी ब्लॉक जाने के लिए आपको भी तकलीफ़ें उठानी पड़ती होगी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से जनता तकलीफ़ें फेस कर रही है, आप भी एक कॉमन मैन की तरह तकलीफ फेस कर रहे होंगे। बिल्कुल, हम लोग फेस करते हैं। हम लोग को भी उधर से जा कर के काफ़ी परेशानी सामना करके जाना आना पड़ता है, सबको करना पड़ रहा है। और उसका अब जो डिले हुआ सो हुआ, बाकी अब डिले नहीं होगी, उसमें जितना जल्द हो ब्रिज कंप्लीट होगा। और आपको हम बता दें कि उसमें जो प्रोसेस था, हमने जो एज ए विधायक जो उसमें तहकीकात किया था, जानकारी हासिल करी थी, एक प्रोसेस होता है उसको सेटल होने का। आपने देखा होगा कि सारा क्यूब आकार का बहुत सारा जो है बोल्डर टाइप का जो ढलाई हुआ वहाँ पर रखा हुआ सामान, उसको दा करके उसको क्यूब टेस्ट किया गया, उसके जो उसका पिलर वगैरह, और अब तो धंस नहीं रहा है, सेटल नहीं हो रहा है। ये सारे टेस्ट से सब बाहर आ गया है। बाकी के डिज़ाइन आने थे वो भी आ गया है, और काम में उसमें तेज़ी आएगी। हो सकता है बरसात की वजह से थोड़ी सी उसमें काम में ढीली हो, लेकिन हमारी प्राथमिकता सूची में है। अगर आप सच कहें तो मेरा सबसे पहला काम होगा उस ब्रिज को जल्दी से जल्दी चालू करा जाए, क्योंकि हमारा देरा से आधे से ज़्यादा आबादी का लाइफ लाइन है ब्रिज।
पूरी तरह से बाधित है, सब कुछ है वो उसको हम करेंगे, उसको जल्द हम हम देखेंगे। लोग अभी पहाड़ पे हैं, यहाँ पे बड़ा ही फेमस है योगी वीर पहाड़, और आप पहले से काफ़ी दिनों से जुड़े भी हैं और लोग इसके डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। और दूसरा जो सबसे प्रमुख मुद्दा रहा है यहाँ पे बगल में, आपने सभी लोग जानना चाहते हैं, मैं आप भी घूमते होंगे तो आपसे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते होंगे कि बिजली ऑफिस तो बन गया, कब शुरू होगा इसका पूरा काम? तो अभी क्या इसका क्या अपडेट है आपके हिसाब अभी से? बता दूं, मैं जब मैं विधायक नहीं था तो हम लोग अपने हमारे यहाँ के पूर्व सांसद, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और भी वर्तमान में बिहार सरकार के माननीय उद्योग मंत्री आदरणीय सैयद शाहनवाज हुसैन जी के साथ हम गए थे बिजली विभाग में। वहाँ के सीएमडी से मिले थे, माननीय मंत्री से मिले थे, और उसी समय हम लोग यहाँ पर 2 सब स्टेशन अपने पीरपैंती विधानसभा के लिए हम लोग ने किया था। और आपको आपके चैनल से खुशखबरी देना चाहते हैं कि जो सारे ट्रायल्स इसके पूरे हो चुके हैं, और जो इसको जो लोड टेस्ट वगैरह था, सारा चीज़ टेस्ट वगैरह कंप्लीट हो गया। और चूँकि फसल का समय था तो कुछ जो है कि कंडक्टिंग का काम था, कुछ पोल गाड़ने थे, कुछ तार खींचना था, वो सब काम नहीं हो पाया था। तो फसल कटने के बाद वो काम तेज़ी से हो कुछ गया। लोग कह रहे थे कि इसमें विधायक हों, सांसद हों, कुछ उद्घाटन को लेकर भी मैं खींचतान। आपको बता दूं, आपको इसमें मैं खुशखबरी देना चाहता हूं कि जी। मैंने ये सारे कंप्लीट पूरे कर लिए गए हैं। और ये पीरपैंती 12 हाट वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी कि इस हमने जाकर के सीएम में बात किया, चीफ मिनिस्टर साहब सबसे हुई है, इस सब स्टेशन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के हाथों हो रहा है। वो वहीं से उसको मैंने विजुअली उद्घाटन करेंगे, ऑनलाइन उद्घाटन होगा, आप सब हम यहाँ उपस्थित रहेंगे, लेकिन विधिवत उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। ये बड़ी मैंने बड़ा कब तक आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? इस जुलाई में सारा हो जाएगा, इसी में हो जाएगा, सारा काम पूरा कर लिया। जो थोड़ा जो यहाँ पर पहाड़ पर 1-2 पोल डालने थे जो नहीं कर पा रहे थे, फिर उनका डिजाइन चेंज किया गया कि जो कंक्रीटिंग करना है स्टोन पर यहाँ पर, तो डिजाइन चेंज होकर के आया तो वो सब हो गया। 2 पोल का बाकी था, वो काम कंप्लीट होने वाला है, जल्द उद्घाटन। कोई दिक्कत, आप देख रहे हैं विधायक सांसद कहीं कुछ चलिए भी इधर ही विवाद, चलते हैं। कोई झंझट नहीं है। अभी तो बहुत यहाँ पे साफ सफाई भी लग रहा है। जी 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 तो हम अच्छा। लोग अक्सर यहाँ आते रहते हैं। जी तो ये नहीं आप देख रहे हैं कि हम लोग किसी जनहित के मुद्दे पर माननीय हमारे सांसद आए, बड़े भाई आदरणीय अजय मंडल जी आए, हम लोग बातचीत की मीडिया, सोशल मीडिया आप लोग देखा भी होगा, बाकी सब चीज़ों को भी देख रहे हैं, हम लोग सब कर रहे हैं जी, सब चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, क्योंकि आपने बाखरपुर को लेकर कृषि के क्षेत्र में भी, और चूंकि आपने आत्मनिर्भर पीरपैंती का जो कंसेप्ट रखा था, चूंकि आपके विधायक बनने के बाद कोरोना काल का भी समय रहा, और आत्मनिर्भर पीरपैंती की बातें जब होती है तो वहाँ की रोड की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो है होना बेहद ही जरूरी हो जाता है। अभी जो ताज़ा मामला चल रहा है रोड को लेकर, वहाँ पे पब्लिक को पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे कि वहाँ पे रोड की ऊंचाई को लेकर है मामला, पुलिया को लेकर है, क्या चीज़ें वहाँ पे हो रही है? आप जानते हैं कि हम 22 साल से यहाँ पर एक होल टाइमर के रूप में काम कर रहे हैं। एक गली, एक मोहल्ले, एक एरिया का मैं बेसिकली मैं सोशल वर्कर हूँ। मैं सियासत में आ गया, राजनीति करता हूँ, लेकिन मैं हूँ सोशल वर्कर हूँ। आपने देखा बाढ़ के दिनों मैंने ग्राउंड पर जाकर के कितना काम किया है। तो हम लोगों ने महसूस किया था कि वहाँ एक मजबूत रोड की, चौड़ी रोड और ऊंची रोड की ज़रूरत है, ऊंचे ब्रिज की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने उस समय जो आदरणीय सैयद शाहनवाज हुसैन से रिक्वेस्ट किया था, उनके नेतृत्व हम लोग गए थे। उसके तत्कालीन पथ निर्माण, माननीय पथ निर्माण मंत्री आदरणीय श्री नंदकिशोर यादव जी को बहुत मानते, हमारे नेता हैं, उनसे मिलकर रिक्वेस्ट किया था कि ये जो ग्रामीण कार्य विभाग में RWD में रोड है, इसको सर कन्वर्ट करा दिया जाए, PWD में RCD से बनवाया जाए, और इसको PWD में कन्वर्ट करा करके मजबूत रोड, ऊंची रोड बने, चौड़ी रोड बने, ताकि लोगों के बाढ़ के दिनों में लोगों का संपर्क जो है जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय से बना रहे। और उस पर बहुत ही सकारात्मक पहल करते मैं आपको जानकारी दे दूं कि हुआ भी, विभाग के द्वारा उसका एस्टिमेट बनाया गया। एस्टिमेट उसका लगभग 42 करोड़ का एस्टिमेट बनाते, 41 करोड़ समथिंग राशि का एस्टिमेट बना। लेकिन अब उसी बीच में आप कोरोना का ये आया, थोड़ा सा काम वहाँ धीमा हुआ। तो अब कुछ लोगों को लग रहा था, माननीय लोगों को,
कि शायद ये टेंडर नहीं हो पाएगा, फंड का दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ये सब बहाना करके। ये जो 42 करोड़ का एस्टीमेट बना था, सुनिए, ये उसी आपके रीजन में बना था या? नहीं नहीं नहीं, पहले बना था। अच्छा। जब मैं चुनाव हार चुका था उस समय अच्छा। मेरी जो जवाबदेही थी, में हम लोग खुद काम कर रहे थे विकास का काम, तो उस समय 42 करोड़ का एस्टीमेट हम लोगों ने तैयार करवाया था। तो हमारे जो विधायक प्रतिनिधि ऋषिकेश जी ग्राउंड पर जाकर इंजीनियर के साथ काम किए थे, सुशील सिंह जी, ये लोग सारे लोग काम कर रहे थे। अब उसको कि नहीं, अब यहाँ के स्थानीय विधायक के द्वारा, उसके तत्कालीन विधायक के द्वारा, बाकी लोगों के द्वारा कि इतने बड़े इन्वेस्टमेंट की वहाँ ज़रूरत नहीं है, इतने मजबूत रोड की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सो वो वाटर लैगिंग एरिया है, ऊंचा रोड होगा तो टूट जाएगा, माने दह जाएगा, बह जाएगा, नीचा रोड रहेगा तो मतलब पानी ऊपर से क्रॉस कर जाएगा। एक लॉजिक हमको ये भी सुने, हमने अभी निकाला है, उस 42 करोड़ के लोग 14 करोड़ 97 लाख कर दिया। जल्दीबाजी में बोर्ड लगाना था, चुनाव से पहले चुनाव सर पर थी, जल्दीबाजी में उद्घाटन करना था, जल्दीबाजी में 14 करोड़ 97 लाख रुपया का हिसाब किताब लोगों को करना था। आनंद फानन में 42 करोड़ के एस्टिमेट को 14 करोड़ 97 लाख कर करके बर्बाद कर दिया, सारे मेहनत पर पानी फेर दिया। हमको कल लिखित शिकायत मिली है, वहाँ के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यकर्ता हमारे पास आए थे, लिखित शिकायत दिया है किस परिस्थिति में एस्टिमेट चेंज किया गया। हमने टेलीफोनिक सूचना हमने माननीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन नवीन जी को दिया, हमारे बड़े भाई हैं, मित्र हैं, हम लोग साथ हैं विधानसभा, उनको सूचना दिया है, हमारे पास लिखित आया है। हम 2-4 दिन में पटना जाने वाले हैं, उनसे मिल करके सारी चीज़ से अवगत कराएंगे कि भाई जो हमारा 42 करोड़ का एस्टिमेट था, पुराना एस्टिमेट रहने दिया जाए और उसी एस्टिमेट पर काम किया जाए। लाइफ लाइन हम चाहते हैं कि बाढ़ कितनी भी हो, लोग अपने गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, बस से, जीप से जो जाकर के प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय जा सके। हम बात करेंगे, बात नहीं बनी सोनू जी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इसी जुलाई के आखिरी वीक में मानसून सत्र हो रहा है, हालांकि छोटा है कोविड के कारण 4 दिन का। इस मानसून सत्र में भी इस मामले को हम उठाने का काम करेंगे। हमारा काम जनता का सेवा करना है, लेकिन एक बड़ा सवाल है बाखरपुर देरा के जो है अभी आपने बताया कि जिस तरीके से कल शायद वहां से लोग आए हुए थे आपके पास, कल हमारे पास उन सब लोगों ने उसके लिखित शिकायत किया है कि किस परिस्थिति में एस्टिमेट को कम किया गया। लेकिन हालांकि संज्ञान में तो सोशल मीडिया और आप लोग के द्वारा, मीडिया के द्वारा आ ही गया था, हमने उसको अवगत भी करा दिया था। कल आया है, इसको हम जल्दी फिर रखेंगे, ठीक है, इसको विधानसभा के पटल पर भी हम रखने का काम करेंगे। तो आखिर जो है अब चूंकि अब डेवलपमेंट के बारे में आपने हमेशा से कहा है कि कोई पॉलिटिकल, क्योंकि हर आदमी का कुछ ना कुछ बेस होता है, आपने शुरुआत से ही पॉलिटिकल बेस में ज़्यादातर आपने डेवलपमेंट की बात कही है। तो बहुत सारे लोग अब ये जानना चाहते हैं आगे के लिए कि जो चीज़ें आपने थ्योरेटिकली रूप से हमेशा सोचा है, अब समय आएगा उसको अमली जामा पहनाने का, कि लोगों तक भी वो चीज़ें क्रियान्वयन के रूप में पहुँचे, उसके लिए कहाँ से शुरुआत करेंगे? ये पहुंच ही रहा है। आप देखिए कि जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, अभी हर्बल टी का, तो हम लोगों ने मोटिवेट किया, काफ़ी टैलेंटेड पढ़े लिखे लड़के थे हमारे पीरपैंती के 2 बॉली से, अच्छा स्टार्ट किया उन्हें। अभी वो गए में वहाँ पर उद्योग मेला पटना गए, फर्स्ट प्राइज जीत करके आए। आप यहाँ से दूसरे राज्यों में हर्बल टी हम लोग पीरपैंती से भेज रहे हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है, विदेशों तक, हाँ। विदेशों तक भी। अब आप देखिए, हमने विधानसभा में जर्दालू आम का मामला उठाया था, आपने देखा था कि इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में के हम लोग जो सप्लीमेंट्री बजट में हम सपोर्ट में आए थे, जर्दालू आम की चर्चा, बहुत सौभाग्य की बात है, इसी पीरपैंती विधानसभा से कहलगांव की जर्दालू आम लंदन में जाके धूम मचाया। हाँ, तो अब और क्या ऑर्गेनिक, आगे हम लोग का पूरा प्लान है, हम लोग कर रहे हैं। आज भी हम जाएंगे, आज जो हम पीरपैंती जा रहे हैं, पीरपैंती में हम लोग एक दुग्ध व्यवसायी का जो मिल्की प्रोडक्ट्स के लिए आके हम लोग शॉप का उद्घाटन करने जा रहे हैं। मिठाई, उसका दूध भी, पैकेट वाला दूध, वो सारा चीज़ लॉन्च हो रहा है, वहाँ पर हम कर रहे हैं। थोड़ा सा क्या हुआ कि ये कोविड का जो सेकेंड स्ट्रेन आया, इसमें सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। आप लोगों भी देख रहे हैं, हम लोग भी उसमें फंसे रहे। अभी हम लोग जो तीसरी लहर, उसकी हम लोग पहले से तैयारी करे रख में हम लोग लगे हैं।
लेकिन बाकी सब चीज़ों विषयों पर काम हो रहा है। हमारा पीरपैंती बियाडा पर जो है रमजानीपुर में एक एरिया हो बियाडा, उस पर मैंने भूस्वामियों से बात कर रहे हैं कि भाई हम लोग के लिए कुछ रास्ता निकालिए, लोगों को उद्योग मिले, यहाँ के बच्चों को काम मिले। और जो भी थोड़ा सा भी डिस्प्यूट है उसके रेट्स वगैरह के लेकर के, तो ये तय किया है बियाडा ने कि भाई हम लोग जो लैंड लॉस्टी हैं, जिनका लैंड जा रहा है, उनको 25% शेयर भी देंगे। जो कंपनी लगेगी, जो कंपनियाँ आएंगी, कंपनी में उनका शेयर होगा। उनकी बच्चों की पीढ़ी दर पीढ़ी वाली नौकरी होगी। जैसे आज बाप किया, कल बेटा करेगा, पोता करेगा, नौकरी उनको ख़ानदानी नौकरी, वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जब तक वहाँ पर रहेगा। ये सब पहल जारी है। बाकी यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क की हम लोग बात करें, फूड पार्क की बात करें, वो सब हम लोग लगे हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आपका जो हमारा जो पीरपैंती का जो मक्का का जो ये है, इतना उत्पादन है, बहुत जल्द यहाँ पर इथेनॉल का भी लगेगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगेगी, इथेनॉल उत्पादन यहाँ पर होगा, मक्के का भरपूर उपयोग होगा। जो मक्का रैक और ट्रक से बाहर जा रहा है वो नहीं जाएंगे, यहाँ पर रहेंगे। आपने देखा उन लोग सदन में भी इन सब चीज़ों को उठाया है। बस हम लोग फिर अभी कोरोना की लहर से बाहर निकले हैं, बस इस पर यही कामना करते हैं कि बस सामान्य सब कुछ करते कि अपना आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर पीरपैंती का, भागलपुर का सपना पूरा हो अभी सके। अभी जो है मदन सहनी साहब, उन्होंने अफसरशाही का मुद्दा उठाया, तो कभी आपके पल्ले भी इस तरह की चीजें पड़ी? अब तक का आपका जो अनुभव रहा किस तरीके का रहा एज ए विधायक के रूप में? देखिए ऐसा नहीं, अब हम पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं जी। और हम सरकार के भी प्रवक्ता नहीं हैं। जी। फिर मेरा व्यक्तिगत विचार है ना कि एक आपका परिवार ही अगर बड़ा परिवार हो ना, तो ज्वाइंट परिवार तभी चलता है तो उस परिवार में अनुशासन हो। ठीक है, इतनी बड़ी सिस्टम है, इतना बड़ा इतनी बड़ा गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिनिस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हर किसी को अनुशासन में रहना चाहिए। हर किसी की सीमा है, मर्यादा है। माननीय मंत्री का भी सीमा और मर्यादा है। वहाँ माननीय पदाधिकारियों का जो भी पदाधिकारी हैं उनके, चाहे वो डायरेक्टर हों, डिप्टी डायरेक्टर, सेक्रेटरी हों, डिप्टी सेक्रेटरी हों, चीफ सेक्रेटरी, सबका अपना लिमिटेशन है। कोई भी अपना लिमिट क्रॉस करेगा ना, ऐसी हालात पैदा होगी। हम बस यही कहना चाहेंगे, नहीं, हर मेरा किसी मेरा को कहने का जो सवाल था मेरा कि आपको कभी इस तरह की चीजें अफसरशाही के रूप में कभी देखने को, अभी जब से आप विधायक बने, जब विधायक आपको? मुझे कभी नहीं मिला। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे क्षेत्र में जितने ऑफिसर्स हैं या जिन किसी से भी हमारा बाहर में भी पाला पड़ता है, स्मूथली सारा काम हो रहा है, जनता का काम हो रहा है। और वो लोग भी सब समझते हैं सामने वाले का क्या मकसद है, समझते हैं। हमको लगता है कि आप भी जनहित का काम लेकर जाएंगे ना, तो बिहार का कोई अधिकारी आपको ना नहीं कहेगा। ठीक है, अगर उसमें कुछ और है तब तो अलग बात है, लेकिन जनहित के मुद्दे पर मुझे कहीं भी निगेटिव कभी कुछ देखने और सुनने को नहीं मिला है। ठीक है, ये मामला आया है तो दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, इसको जल्दी से सलट लेना चाहिए। ठीक है। अभी इस बार जब कैबिनेट की मीटिंग हुई है, कैबिनेट के फैसले जब लिए गए थे, अवैध खनन को लेकर जो है सरकार ने बड़ा सख्त जो है फैसला लिया है। जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है। और चूंकि अपने यहाँ आसपास जो आप देखते हैं कि मिर्जा चौकी के पास पहाड़ भी है, वहाँ पे बहुत सारे अवैध मिले भी हैं। बोरियों के विधायक जो हैं बीच बीच में गाड़ियों को भी रुकवाने लगते हैं। और आपके भी संज्ञान में ये चीज़ें आती होंगी। वहाँ पे बैरियर पे अभी कुछ दिनों पहले आपके डीएम साहब भी, हमारे डीएम साहब यहाँ के आए थे, अवैध खनन को लेकर, परिचालन को लेकर। ये जो चीजें हैं ये कैसे रुकेंगी ये आखिर? हम आपको बताते हैं, इस मामले में मेरा एकदम सोच कम्प्लीटली नेचुरल सोच है, साइंटिफिक सोच है। ठीक जी। है, कि हम लोग गुलाम देश नहीं, आज़ादी के 100 साल भी नहीं हुए हैं। हम लोग सैकड़ों साल गुलामी झेले हैं। कभी मुगलों की गुलामी, कभी अंग्रेज़ों की गुलामी, कभी किसी की गुलामी, तरह तरह से लोग जुड़े हैं। जी। और वो गुलामी न कहीं रच बस गया हम लोगों में, हमारे संस्कृति, हमारे स्वभाव में भी आ चुका है। और जो हमारी प्रवृत्ति है ना, हम्म। इस प्रवृत्ति में हम किसी से भी हृदय परिवर्तन की आशा नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है कि लोग समझते हैं कि लोग सिविक सेंस समझेंगे, जन असुविधा समझेंगे, दूसरे का ख्याल रखेंगे, कानून का सम्मान करेंगे। ये सबसे बड़ा वहम और भ्रम है। हम इस समाज में जो इतने सैकड़ों साल, हजारों साल गुलामी झेला हो जो समाज,
जिसके खून में गुलामी का अंश आ गया हो, उससे हृदय परिवर्तन की उम्मीद नहीं की जा सकती। यहाँ जो भी परिवर्तन हुए हैं वो कठोर कानून के बदौलत हुए हैं। अब बाकी जितने परिवर्तन होंगे वो कठोर कानून के वजह से ही होंगे। और ये हमारी सरकार इस पर काफ़ी ही मतलब स्पष्ट है और सशक्त है कि जो गलत करेगा जाएगा। आप देख रहे हैं रोज 30-40 ट्रक 20 ट्रक पकड़ा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो सरकार के रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, जा रहे हैं। अब बाकी जो भी गलत करेंगे सब पकड़े जाएंगे। और आज अगर ये दंड इसलिए दिया जाता है, दंड का प्रावधान ही हर इसलिए किया गया कि आगे गलती नहीं हो, दूसरे लोग गलती नहीं करें। दंड कोई रिमेडी नहीं है। अब किसी के साथ कोई अत्याचार हो जाता है, कोर्ट उसको सजा सुनाती, सजा होने से उसको रिलीफ नहीं मिलता है। उसकी जो मानसिक, आर्थिक, शारीरिक क्षति हुई है, क्षति की पूर्ति नहीं होती है। लेकिन क्या होता है, आगे अब दूसरे लोगों के साथ इस तरह का अत्याचार है, उस पर अंकुश लगता है। अगर सजा का प्रावधान नहीं हो तो सिस्टम और सारे लोग निरंकुश हो जाएंगे। सब अंकुश में रहे, सिस्टम में रहें, इसके लिए सजा चाहिए। और ये कठोर सरकार कठोर सजा की व्यवस्था कर रही है। जो गलत करेंगे पकड़े जाएंगे, जिनका अवैध होगा उनका सीज होगा, जुर्माना भरा जाएगा, परेशानी से उठानी पड़ेगी। अ, जब आप विधायक बनने से पहले जब चुनावी तैयारियों में थे तो आपने उस समय कहा था कि हम हिस्सा नहीं हिसाब लेंगे। तो क्या चीज़ें आपको कहाँ-कहाँ अभी चूँकि आप लगातार घूम रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें जो है आपको लग रहा है कि वहाँ बहुत सारा लूज़ पॉइंट्स था आप और मैंने उसे ठीक करने का प्रयास किया? आप देख लीजिए। आप ईमानदारी से अभी कभी घूरिए, सर्वे करके देखिए क्षेत्र में जो जन वितरण प्रणाली थी, इतनी अव्यवस्था कुव्यवस्था फैली हुई थी। इतने लोग नीडी लोग जो है कि वो कार्डलेस थे, आज सबको कार्ड मिला है। आज ये व्यवस्था हो गई, हिसाब का ही नतीजा है कि 24 आवर में किसी का कार्ड बन जाता है। तो 5 साल में भी लोग कार्ड नहीं बनवा पाते थे, लोग उससे ठग करके ले जाते थे। आज पेंशन की व्यवस्था हो रही, हर किसी को अनाज मिल रहा है, जो जहाँ से चाहे उठा सके। आप देख रहे फ़ोन पर एक्शन हो रहा है, कोई व्यक्ति कहीं से फ़ोन कर रहा है, हमको अनाज नहीं दे रहा है, मेरा ये कर दे रहा है, तो आज जो है कि तुरंत फ़ोन पर हम कंप्लेन करते हैं, तुरंत फ़ोन पर जाकर एक्शन होता है। आप देख रहे हैं दुकानदार पकड़े जा रहे हैं, उनका दुकान सील हो रहा है, उन पर एफआईआर हो रहा है, उनकी लाइसेंस कैंसिल की जा रही है। ये हिस्सा नहीं लेने का ही नतीजा है, ये हिसाब लेने का नतीजा है और ये जारी रहेगा। आप देख रहे हैं नाली बन रहे हैं, बिना 1 रुपया दिए हुए रिकॉर्ड खुल रहा है, बिना 1 रुपया दिए हुए काम हो रहा है। ये सारा चीज़ है जो कि ये हिसाब लेने का ही नतीजा है। आज जो बैरियर पर जो ये जो NH-80 खाली दिख रही है ना जाने के लिए, जी। हाँ, ये हिस्सा लेने का नहीं, हिसाब लेने का ही नतीजा है। आज जो गलत कर रहे हैं, बिना चालान के चल रहे हैं, जिनकी गाड़ी फिट नहीं है वो चल रहे हैं, वो जो जुर्माना भर रहे हैं, सरकार के खजाने में जो रेवेन्यू जा रहा है, ये हिसाब लेने का ही नतीजा है। तो बैरियर पे आपको भी कोई प्रलोभन किसी तरीके का किसी ने देने का प्रयास किया? नहीं, मुझे किसी ने कोई प्रलोभन नहीं देने का काम किया है, ठीक है। मुझे इस तरह से किसी तरह की शिकायत नहीं मिली है, बल्कि मैंने कह रखा है कि अगर किसी तरह की शिकायत दिखती है, रिकॉर्ड करो, मुझे बताओ और ये होगा। आपको मालूम होना चाहिए कभी एक व्यक्ति मतलब वो चुन्नू सिंह जी, वो दिन दहाड़े गाड़ी से वसूली कर रहे थे। आप वीडियो वायरल हुआ होगा, आपने देखा होगा। गाड़ी से वसूली कर रहे थे और जब वो पकड़े गए तो बाद में कहा कि हम राम मंदिर के लिए तलीस रहे। अरे विशाल हिंदू सम्राट यहाँ समाज खड़ा हुआ है, ये भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए रोड पर चंदा करने की, गाड़ी से रंगदारी तसन्नी की जरूरत नहीं है। विशाल हिंदू समाज है, जो धन जितनी उपेक्षा की थी, अपेक्षा जितनी धन की थी, उससे 1000 गुना ज़्यादा धन चला गया। मैंने भी अपनी सैलरी का पहले सैलरी का पहला चेक 51,000 रुपया प्रभु राम मंदिर के निर्माण में दिया था और वो वहाँ तो वसूली कर रहे थे रोड पर, आपने देखा था, वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। और उसी दिन उन पर एफआईआर हुआ, उसी दिन एफआईआर हुआ पीरपैंती थाने में उन पर, रंगदारी का, वसूली का, सारा चीज़ का हुआ है। ये है हिसाब किताब, आज ये है सिस्टम, इसको कहते हैं हिस्सा नहीं हिसाब चाहिए।
कोई भी होगा, मेरा भाई भी होगा, मेरा करीबी से करीबी कार्यकर्ता भी होगा, गलत करेगा उस पर एफआईआर होगा, जेल जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी। इससे बड़ा चुन्नू सिंह जी से बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, आपको तो सपोर्ट भी चुनाव के समय जो है लोग। आप हमको चुनाव के लिए इसलिए सपोर्ट मत करिए, वैसा सपोर्ट हाथ जोड़ते हैं हम्म, कि जो कि आप कानून तोड़िए, वैसा सपोर्ट के लिए हाथ जोड़ते हैं कि आप अव्यवस्था फैलाइए। हमको सपोर्ट डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए दीजिए, हमको सपोर्ट पीरपैंती को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीजिए, हमको सपोर्ट पीरपैंती के आम जनता के लोगों का दुख में आंसू पोंछने के लिए कीजिए। हमको सपोर्ट रोड से तहसीलदारी करने के लिए, रंगदारी करने के लिए मत कीजिए। हमको सपोर्ट सरकार के रेवेन्यू चोरी करने के लिए हमको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ऐसा सपोर्ट नहीं चाहिए। प्रणाम तो करते हैं। कभी आप गए वहाँ बैरियर पे? नहीं, हम क्यों जाएंगे, हम जाते हैं, कभी काल जाते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं, देखते हैं वहाँ मैंने मजिस्ट्रेट बहाल है कि नहीं है। मेरे पास रोस्टर आता है कि अभी किसकी ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी नहीं है, वो सारे रोस्टर हम देखते हैं। हम कभी कभी औचक निरीक्षण करते हैं जी हमारा काम तो औचक निरीक्षण करना, देखना, वहाँ पर तो करना नहीं है। जी। तो हम कर रहे हैं, पूरी नज़र है मेरे उस पर। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप, चूँकि आपने अर्थ व्यवस्था को लेकर भी आपसे पहले काफ़ी बातचीत हुई है। अभी जो ये पेट्रोल डीजल के दाम जो है इतने बढ़ रहे हैं, तो जिनकी जेब भरी हुई है, जिनके पॉकेट में पैसे हैं, उनको तो कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो थोड़ा लोअर मिडिल क्लास हैं या फिर जिनके पास संसाधन नहीं है उतने, उनको इस चीज़ को आप किस रूप में डिफ़ाइन करेंगे? आपको इस चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कभी मैंने प्रबुद्ध रिपोर्टिंग आप करते हैं, ठीक है। आप मेट्रो सिटीज़ में रहे हैं, आप जब दिल्ली में काम करे तो उस समय आपसे जुड़ा था जी। आपने, तो आपने बड़े बड़े पत्रकारों को देखा है। तो आपको ये जानना पड़ेगा, ये पेट्रोल डीजल का मामला कोई तिरुपति, भागलपुर या पटना, दिल्ली नहीं तय करता, इंटरनेशनल मामला है। इंटरनेशनल मार्केट पर इसका दाम घटना बढ़ना डिपेंड करता है। हम पेट्रो प्रोडक्ट के लिए आत्मनिर्भर भारत नहीं है। आत्मनिर्भर भारत नहीं है कि हम खुद से सब पैदा करते हैं। ये सब इंटरनेशनल मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिसका इफेक्ट हमको देखने पड़ता है। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी लगे हैं। अब हम लोग जिस तरह से ईंधन का जो हम लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं, हम लोग सोलर एनर्जी में चले गए, हाइड्रो एनर्जी में चले गए। आप देखिए इंडिया ने इतना अच्छा हाइड्रो एनर्जी में काम किया। अभी हमारे इंजीनियर थे MIT के, हमारे सीनियर थे, अभी इसी कोविड में हमारे बीच नहीं रहे, और वो इंजीनियर योगेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, जो कि एनर्जी मैन कहे जाते हैं। उनका नाम ही एनर्जी मैन है। जैसे कि दिल्ली में आप मेट्रो में श्रीधरन साहब को मेट्रो मैन कहा जाता है, उसी तरह एनर्जी मैन जोगेंद्र प्रसाद जी, हमारा सौभाग्य कि हमारे सीनियर थे। हमारा सौभाग्य था कि उनका मार्गदर्शन और सानिध्य हमको मिला था। मेरे चुनाव जीतने के बाद आए भी थे होटल चाणक्य, उनके साथ हमारी टी पार्टी हुई थी, काफ़ी उनका मार्गदर्शन मिला था। इस बार ने छीन लिया इस कोविड उनको। तो हम लोग देखिए किस तरह से हाइड्रो एनर्जी के ना ये पर हम लोग किस तरह से आत्मनिर्भर हुए हैं। धीरे धीरे हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग सोलर एनर्जी, बाकी एनर्जी पर काम करें कि ये पेट्रोल प्रोडक्ट से हमारी निर्भरता को धीरे धीरे कम हो। ये कंप्लीट इंटरनेशनल मामला है। हम ये किसी एक देश के बस की बात नहीं है, वहाँ से वो कर सके, इसको कम बेस कर सके। चलिए, एक और मुद्दे पे हम बात करना चाहेंगे। आप पीरपैंती अस्पताल रात में जो पहुंचे थे, जिस दिन, एक्चुअली में उस दिन हुआ क्या था? क्योंकि और इससे पहले भी आप रात में वहां पहुंचते रहे हैं कि? देखिए, मेरी जिंदगी का मैंने नहीं कहते कि एक 5 दुखद घटनाओं में से एक दुखद घटना है वो हम उसको भूल नहीं सकते हैं। हमारे पास फ़ोन आया था जी कि फौजदारी की कोई बच्ची है और महतो परिवार की, और वो उसको प्रॉब्लम है सांस में, तो वो यहाँ पर आई रेफरल अस्पताल पीरपैंती। तो हम PA साहब ने कहा कि जरा सा प्रभारी को फ़ोन कर दो। यही लोग करते हैं, तो कर दिया। तो उनको एडमिट करके रख लिया, जैसे तैसे कर दिया, और तुरंत शिफ्ट चेंज हो जाती, दूसरे डॉक्टर इनके वर्मा की ड्यूटी लगती है। ये सबसे बड़ी बात है, कितना आश्चर्यजनक, कितना दुखद है। डॉक्टर NK वर्मा आँख के डॉक्टर हैं जी और ड्यूटी नाइट शिफ्ट में करते हैं। आँख बने, कौन सा पेशेंट आँख का देखने रात में आता है, बताइए कौन सा जा रहा है? ये इसके पीछे खेल क्या है? ये दिन भर प्रैक्टिस करते हैं। साहेबगंज में इनका क्लिनिक था, जी पीरपैंती में इनका क्लिनिक है, दिन भर प्रैक्टिस करना है।
सरकारी सर्विस में चूंकि तो ड्यूटी के नाम पर नाइट ड्यूटी किसी तरह से सीनियर है, चूंकि प्रभारी भी दबाव में आ जाते हैं, हेल्थ मैनेजर दबाव आते हैं और उनको ले लेना है नाइट ड्यूटी और सोना है जाकर के। पहले तो आना भी नहीं है, अगर आ गए तो वहाँ सोना है। गार्ड सब आम लोगों को मिलने नहीं देते हैं। तो हमको कहा कि चूंकि दूसरे डॉक्टर हैं देख नहीं रहे, हमने इनको फ़ोन से बात करना चाहा, फ़ोन से बात नहीं हुई। गार्ड को हमने रिक्वेस्ट किया तो जाकर के बात कराया। बात करने के बोलते हमसे इलाज नहीं होगा, हम उसको रेफ़र कर देते हैं। बोले डॉक्टर साहब रेफ़र कर दीजिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दीजिए उसको। बाहर निकल कर सब पेपर मंगा करके मैंने रेफ़र लिख दिया। उसका ऑक्सीजन लगा हुआ था, ऑक्सीजन मास्क उसका खींच के निकाल दिया और कहा कि नेतागिरी करते हो, विधायक से पैरवी करवा दो, बोलो विधायक इलाज कराएगा, बोलो विधायक एम्बुलेंस देगा जा करके। ये मतलब तब की बात है जब आप वहाँ नहीं नहीं पहुँचे। पहुंचे थे तब। अब वो आदमी हमको फ़ोन कर रहा है कि सर आपके फ़ोन के बाद तो और उल्टे हो गया। हम्म, मेरी बहन काफ़ी परेशान थी। मुझे पता, वहाँ पहुँचा तो मैं देखा पूरा अंधेरा है, पूरा मतलब डॉक्टर साहब सो रहे हैं, गार्ड लोग उनकी सुरक्षा नहीं मिलने देंगे। गार्ड ने थोड़ी बदतमीजी हमसे करी। वहाँ लगभग कितने बजे आप वहाँ पे पहुँचे? हम लगभग 10:55-11 बजे के आसपास पहुँचे थे जी। और उन्होंने कहा हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, हम कहाँ से एम्बुलेंस देंगे, आप दे दीजिए। हम्म, इसके बाद हमने कहा कि देखिए हम्म, अभी 1 सप्ताह पहले ही हम्म, माननीय पंचायती राज मंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय सम्राट चौधरी जी, भागलपुर के डीएम साहब, डीडीसी साहब, सीएस साहब, सब लोग साथ हम लोग थे। हमारे बड़े भाई तिरुपति के माननीय यहाँ बीरपुर के माननीय विधायक इंजीनियर शैलेंद्र जी थे। तो हमारी ये मीटिंग हुई थी ये कोविड को लेकर के। उसमें ये तय हुआ था कि अ, अगर एम्बुलेंस नहीं है, अगर एम्बुलेंस जो है दूसरे पेशेंट को लेकर के गई हुई है हॉस्पिटल, रेफरल, चूँकि रेफरल अस्पताल है, भागलपुर छोड़ने गई है, कोई वैसा सीरियस पेशेंट आता है, किसी को सांस का प्रॉब्लम हो, रेफर्ड पेशेंट रेफर करना पड़ता है, उस एम्बुलेंस के आने का इंतज़ार नहीं करना है। सर फंड है, कोविड हम लोगों में भी 3 करोड़ मेरा विधायक निधि का फंड है, हमने खुद 2 करोड़ रुपये हम लोगों ने सभी विधायकों को दिया है कोविड से लड़ने के लिए। तो वो प्राइवेट एम्बुलेंस करेगी सर, मैंने यहाँ का मैनेजमेंट, अस्पताल का मैनेजमेंट, और प्राइवेट एम्बुलेंस उसको व्यवस्था करा के उसको भेजना है, ये तय पॉलिसी बनी थी। अगर प्राइवेट एम्बुलेंस भी नहीं मिलती है तो जो भी गाड़ी है, स्कॉर्पियो हो, बोलेरो है, जो भी है, उसको करके वहाँ भेजना है। तो हमने कहा वैकल्पिक व्यवस्था, बोला हम वैकल्पिक व्यवस्था नहीं जानते हैं। और बोले जब तक एम्बुलेंस नहीं थी तो आपने मास्क क्यों खोला, क्यों नहीं रखा? नहीं हम रेफर कर देते होगी, हमको नहीं रखे, हमने ये जो आपकी बात हो रही थी, डायरेक्ट डॉक्टर साहब सो रहे डायरेक्ट हो थे। रही थी, डायरेक्ट। जब आपने एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस आता तब रेफर करते, एम्बुलेंस आता तब मास्क लगाते, मास्क इसका खोलते ऑक्सीजन मास्क, तो नहीं हमको मतलब हम रेफ़र कर देते, रेफ़र के रोगी कहीं जाए। फिर हमने प्रभारी को फ़ोन किया, हेल्थ मैनेजर को, वो लोग आए, फिर वो लोग भी बस इसी सिस्टम के शिकार थे। हम्म, फिर हम लोगों ने, उन्होंने भी फ़ोन किया, मैंने भी अनुमंडल अस्पताल कहलगांव फ़ोन किया, वहाँ से एम्बुलेंस मंगाया, 2 घंटे बाद एम्बुलेंस आई, 1 बजे रात को एम्बुलेंस यहाँ से खुली, 4 बजे जाकर के उस बच्ची का हमने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल मायागंज में एडमिट कराया। 1 सप्ताह के बाद बच्ची ठीक होकर, ईश्वर का कृपा है कि आज बच्ची स्वस्थ है, ठीक है, यहाँ पर है। ये सब तो है ऐसे। आपके आपके और डॉक्टर साहब के बीच जब हॉट टॉक्स हो रही थी तो हाथापाई की भी नौबत। नहीं, हाथापाई क्यों आएगी? आपको लगता है कि हम लोग गार्ड ने आपके साथ। गार्ड ने वो कहा कि हम आपको कुछ नहीं जानते हैं, यहाँ पर आपका नहीं चलेगा। तो मतलब धक्का यहाँ उक्का भी नहीं, कुछ यहाँ किसी ने। नहीं, यहाँ आपका नहीं चलेगा, यहाँ हमारे जो डॉक्टर साहब कहेंगे, हम्म, हमारे पता उन्हीं का चलेगा, यहाँ आपका नहीं चलेगा। हम्म, हम नहीं उठाएंगे, हमको सोने के लिए बोले हैं, सोएंगे, हम्म, आपका यहाँ पर नहीं चलेगा, ये सब था। तो गार्ड तो एक्चुअली गार्ड, अब क्या कहा जाए, हम्म, गार्ड को लगता है उनका डॉक्टर भगवान है, सब कुछ भगवान है। ये सब तो आप देखिए, ये सब बड़ा घोटाला है। ये जो प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं ना, ये बाहर भी प्रैक्टिस करते हैं दिन भर, रात को ड्यूटी लेते हैं। रोस्टर देखिए कितना लीनियंट दोस्तपूर्ण रोस्टर है। जिन जिन लोगों की प्रैक्टिस चमकी हुई है, सबका ड्यूटी वहाँ रात में है। आप बताइए जो दिन भर प्रैक्टिस किया है, रात में ड्यूटी क्या करेगा? मशीन है, रोबोट है क्या वो उसकी बस की बात है। रात में रात में वैसे भी पेशेंट तो इमरजेंसी वाले ही हाँ, तो ज्यादातर। सोना है, सोने के लिए कर रहे हैं। हमने कहा रोस्टर चेंज करो।
हर डॉक्टर का 1 दिन ड्यूटी करो रात में, हर किसी का 2 ये 2 दिन 3 दिन जो दे रहे हैं। और सबसे पहले जो एनके वर्मा जो मामला था, ये आँख का डॉक्टर रात में कौन सा ड्यूटी कर रहा था आँख का, बताइए कौन सा ड्यूटी कर रहा है। ये सब करप्शन है, घोटाला है, ये सब जी। अव्यवस्था है। जी। और सबसे दुखद फिर बात है, आपने ट्रांसफर कराया डॉक्टर का नहीं या हमने ट्रांसफर विभागीय तो कार्रवाई के हमने तहत ऐसा कहा हुआ? कि ये ऐसे ऐसे हुआ है, हम्म, विभाग ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। हमारा क्या काम, हम कौन, हम ट्रांसफर करने वाले नहीं होते हैं। जी। हमारा काम है, हमने यहाँ को सीएस को खबर किया, डीएम को खबर किया, एक्शन हुआ। नहीं सुनते मंत्री जी को कहते, नहीं सुनते मुख्यमंत्री को कहते, मुख्यमंत्री नहीं सुनते विधानसभा में रखते। यही कर सकते थे। जी। वो भी नहीं होता तो जाके विधानसभा में धरने पर बैठते हैं। क्योंकि जनता ने मुझे विधायक बनाया बड़ी उम्मीद के साथ, हम जनता के नौकर हैं। और मालिक के साथ नाइंसाफ़ी हम होने नहीं देंगे, ये कभी नहीं होने देंगे हम। जी। हम मालिक के साथ मालिक की खिदमत के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और हम कोई एक्सीडेंटल विधायक नहीं है। सुनो जी, एक बात जान लीजिए जी। कि हम बाइलक विधायक नहीं बन गए हैं। जी। हमारी ज़िंदगी का संघर्ष, हम 22 साल पहले राजनीति में आए, इंजीनियरिंग की चमचमाती कैरियर को छोड़ के हम पॉलिटिक्स में आए हैं। इसके बाद हम विभिन्न संगठनों में भटके हैं 10 साल, वहाँ 8 साल 10 साल भटकने के बाद हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे, भारतीय जनता पार्टी के जो एकाद मानववाद है, अंत्योदय का सिद्धांत है, जो राष्ट्रवाद का सिद्धांत, इसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम यहाँ पर काम किए। आप देखें 2010 में हम टिकट के लिए सबसे पहले दावेदार थे, लेकिन चूंकि हम कुछ लोगों की पसंद नहीं थे तो मुझे टिकट नहीं मिला, पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया। और मुझे भी लगा कि मैं नहीं था, सामने वाले थे, तो उनको हमने सहयोग करके विधायक बनाए। लेकिन 2015 में पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताई, टिकट दिया। यहाँ की जनता ने मुझे 15 में 75,000 वोट दिया। बिहार में सर्वाधिक वोट है हारने वालों में से। और पार्टी का हम काम करते रहे 5 साल हारने के बाद भी, और पार्टी फिर 20 में टिकट देती है और जनता दिल खोल करके वोट देती है। 97,000 वोट होता है, 27,000 से चुनाव जीतते हैं। बाइलक नहीं विधायक हैं, 2-4-500 से 1,000-1,200 से हम विधायक नहीं बने हैं। तो 27,000 लीडिंग है, 97,000 वोट है, बाय मैंडेट विधायक हूँ। मैंने जीत का भी मजा लिया है, हार की भी कसक और टीस मेरे सीने में है, टिकट कटने का भी टीस मेरे सीने में है। मैं 10 साल एक साधारण कार्यकर्ता के तरफ काम किया, दरी बिछाया, कुर्सी बिछाया, झंडा बैनर टांगा, ये भी मेरे पास अनुभव है। हम कोई बाइलक विधायक नहीं बने हैं, और एक्सीडेंटल विधायक डायरेक्ट आकर के हम पैराशूट से उतर के यहाँ पर बन गए। हमको यही संघर्ष किए, इसी पीरपैंती की जनता मालिक के बीच इन्होंने मुझे विधायक बनाया है। और मैं कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमको कुछ भी चुकाना पड़े हमको, लेकिन हम जनता की हकमारी होने नहीं देंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि हम क्लियर कट मेरा कॉन्सेप्ट है, चाहे वोट हमको जिसने वोट दिया मैं उनका भी विधायक, जिसने मुझे वोट नहीं दिया उनका भी विधायक, जो हमारे साथ थे उनका ही विधायक, जो हमारे साथ नहीं थे उनका ही विधायक हूँ। बिना किसी भेदभाव का ही मैं काम कर रहा। मैंने पहले भी कहा था कि पीरपैंती की जनता जिस दिन मुझे विधायक बनेगी, और हम उस दिन नेकी करते वक्त, लोगों की भलाई करते वक्त आंख में पट्टी बांध लेंगे कि सामने वाला किस जाति और किस पार्टी का है। हमको बस इनकी सेवा और खिदमत करनी है। बाकी लोगों से, हमसे, सबसे, आपके चैनल से कहना भी चाहते हैं यहाँ की जनता मालिक को, आप हमको सपोर्ट किए चाहे नहीं किए, वोट दिए चाहे नहीं दिए, कोई मायने नहीं रखता है। आपको, आपके हम काम आ सके ये मेरा सौभाग्य है। आप नहीं आ सकते, आप अपने बच्चे को भेज दीजिए, हम आपका काम करके भेज देंगे। और मेरा 5 साल काम धाम, चाल चलन, व्यवहार अच्छा रहे तो आने वाला चुनाव में मदद कीजिएगा। नहीं पसंद है तो मत कीजिए, लोकतंत्र है, वोट आपकी है, वोट पर एकाधिकार आपका है, आप जहाँ उचित लगे वहाँ इस्तेमाल करिए। अभी अभी जो यहाँ पे संगठन है भाजपा का, कितना सपोर्ट जो है अभी मिल रहा है आपको संगठनात्मक रूप से? 100% सपोर्ट है। सपोर्ट आज जैसे संगठन ही सब कुछ है। हम लोग का संगठन ही आप देख रहे हैं, संगठन भाजपा का तो मूल संगठन ही है। हम लोग 5 साल कार्य करते रहते हैं। आप पिछली कोविड में हम लोग देखा था, आपने देखा था, भूखा न रहे कोई, अभियान हमने चला तो भूखा न रहे। तो जी। इस बार कोविड में हमारा था कि और अब मेरा बूथ कोरोना मुक्त, जो हम मास्क बांट रहे थे, 12 लाख मास्क बटे हमारे विधानसभा में, मेरा बूथ कोरोना मुक्त था। अब जो हम लोग अभियान लेकर के चल रहे हैं, मेरा बूथ टीका युक्त,
मतलब हम लोगों ने एक चैलेंज लिया है कि हमारे बूथ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचेगा जिसने टीका नहीं लिया है। कोरोना से बचने के लिए टीका ही रामबाण है, अचूक दवा है, इसको लेना ही पड़ेगा हर किसी को। अच्छा, एक आखिरी सवाल अब पूछेंगे क्योंकि बहुत लंबा इंटरव्यू भी चल रहा है। NH80 के मुद्दे पर जो है आप, चूंकि आप लगातार जागरूक रहते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, तो आप जब सफ़र करते हैं तो इसी NH से जाते हैं या कोई और रास्ते से जाते हैं? इसी एन से जाते हैं, कभी जाम की स्थिति बनती है तो दूसरे रास्ते से भी जाते हैं झारखंड होकर के, लेकिन वो अस्थाई निदान इसका हो गया है हम्म। और यहाँ के वो टेंडर हो गया है। आप देख रहे हैं कंपनियां आ रही हैं, अपना प्लांट लगा रही हैं। ये जो तो ये जो पुराना NH है इसी पे नहीं, बनेगा नहीं, या दोनों अलग दोनों भी रोड में बनेगा? अलग बना, एक ये जो 4 लेन ग्रीनफील्ड रोड है ये अलग जी। बन रहा है, उसके पैरेलल बनना है और उसको जो है ना पूरा वो पीसीसी बनना है, पूरा कंक्रीट रोड बनना है, मजबूत टूटे नहीं, उसको भी चौड़ा किया गया 10 मीटर। वो दोनों रोड बनेगी, दोनों पर काम होना है। एक बड़ा सौगात मिला है भागलपुर वासी को, ठीक है, उस पर काम होगा। बस आप जानते ही सरकारी टेंडर होने के बाद किस तरह का ये सब चलते रहता है प्रोसेस है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, और पीरपैंती की जनता के लिए आप लगातार काम करते रहें, यही हम लोग की आपसे अपेक्षाएं हैं सर। बहुत चलिए बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर कहीं मिलते हैं दूसरे जी विषय पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी।